नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सबसे चर्चित मुद्दा वो है अरावली। बट हम लोग अरावली थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा काम है यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना और पढ़ाना, तो हम सिंपली यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग देखेंगे। मैं इस वीडियो में पहले आपको बता दूं कि मैं क्या बताने वाला हूं, ताकि आप समझ पाओ आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले ठीक है, मुझे समझाना कि अभी करंट की इश्यूज क्या है। ठीक है, उन दोनों इश्यूज मैं बोलूं मैक्सिमम यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट को जो दो डिसीजंस लिए गए हैं वो दोनों डिसीजन नहीं पता है। लोगों को पता है कि अरावली कट रही है सोशल मीडिया से, बट क्यों और क्या दो मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा हम लोग कह सकते हैं एक सोशल मीडिया पे एक मूवमेंट टाइप का चला है, ये लोगों को मैक्सिमम को नहीं पता है। अच्छा, इसके बाद से हम लोग प्रीलिम्स को लेके अब तक अरावली से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आ चुके हैं, उन सबको देखे हम लोगों ने इजिली रखा हुआ है, उनको देख लेंगे। इश्यूज क्या क्या है, एक एक इश्यूज को विद रिपोर्ट। ठीक है, हम अगर देखेंगे कि ठीक है डिजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है, तो हम डिजर्टिफिकेशन पे इस बात को समझेंगे कि हमारे लिए डिजर्टिफिकेशन क्यों बड़ा मुद्दा है, क्या कोई रिपोर्ट है उससे संबंधित। हम अगर समझेंगे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में दिक्कत आएगी, तो हम ये भी समझेंगे क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके क्या कोई रिपोर्ट आई है, ताकि हमारे लिए मेंस के लिए बहुत अच्छी बात हो। एक एक चीज एक एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा यही नहीं, कल अभी पीआईबी पे गवर्नमेंट ने एक अपना पीडीएफ दिया, उस पीडीएफ में बेसिकली गवर्नमेंट का अपना पक्ष का था, तो हम एक बार गवर्नमेंट के पक्ष को हमारे लिए मेंस के लिए जाना जरूरी है, हम गवर्नमेंट का पक्ष देख लेंगे, ये बात होगी। और बहुत पहले ये मुद्दा ऐसा नहीं कि अरावली का मुद्दा पहली बार है, इसके पहले भी एक बार बहुत पहले ये मुद्दा आ चुका है, तब एमसी मेहता वाद हुआ था, एमसी मेहता वाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम इस वाद का क्या डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी समझेंगे, ताकि हमको कभी मेंस में लिखना रहे आंसर तो हम सही से लिख सके। अब पहले 2 मिनट में आप समझ गए कि हम अरावली से रिलेटेड क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता हो कोई ये पूछे सर आप क्या क्या चाहते हैं, अरावली रहे या ना रहे, तो भाई मैं क्लियर चाहता हूं अरावली रहे। पहले हमको मुद्दा समझना होगा। देखो थोड़ा बहुत अच्छा सा मैप तो नहीं बना पाया हूं, बट आप समझो, ये आप मान के चलो कि ये आपका अरावली है। ठीक है, ये मान के चलो आप कि ये आपकी क्या है, ये आपकी अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला आप देख रहोगे कि बीच में मैंने एक जगह थोड़ा सा ब्रेक दिखाया है। ठीक है, अरावली श्रृंखला ये लोकेशन आपका लगभग राजस्थान है, मेनली राजस्थान में पड़ती है, बट भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम इसी अरावली श्रृंखला के नॉर्थ में देखें तो हिमालय है। ठीक है, हमको पता है भाई कि जो मानसून यहां से आपकी मानसून की एंट्री, ये आपकी देखिए मानसून की एंट्री हो रही है। ठीक है, यहां से आपकी हम कह सकते हैं कि मानसून की एंट्री हो रही है, और अरावली चूंकि अरावली पैरेलल पड़ जाती है ठीक है मानसून के, इसी की वजह से क्या है आपका मानसून इधर नहीं जा पाता है। और रीजन क्या होता है, रीजन है बेसिकली आपका डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिल जाता है, थार का मरुस्थल देखने को मिल जाता है। अब हमको ये चीजें समझना इसलिए जरूरी था, ताकि हम लोग आगे जब चीजों को और इंटरलिंक करें तो हमको बढ़िया से चीजें समझ में आए। अब एक चीज समझिए, पहले 2 मुद्दे समझिए। आप एक मोटा मोटा सिनेरियो समझिए कि एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट ये कहती है भाई कि 100 मीटर या उससे अधिक की जो ऊंचाई रखने वाले अरावली की श्रृंखलाएं हैं, उनको हम लोग पर्वत की डिफिनेशन में काउंट करेंगे। ठीक है, क्या था, 100 मीटर या उससे अधिक की जो ऊंची श्रृंखला है उनको हम लोग पर्वत के डिफिनेशन में काउंट करेंगे। दूसरा अरावली की श्रृंखला में, पर्वत की श्रृंखला में हम और किनको शामिल करेंगे, तो ये था इसमें क्लियर सी बात थी कि चूंकि ये एक अपशिष्ट श्रृंखला है। ठीक है, अब समझो कि चूंकि 2 श्रृंखलाओं के बीच में, अगर फॉर एग्जांपल मान लो ये श्रृंखला एक है, ठीक है, और ये अरावली की श्रृंखला कहीं आगे चल के एक दूसरी श्रृंखला है, तो अगर इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में लेस देन 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर से कम का गैप है, आधे किलोमीटर से कम का गैप है, तब तो हम इसको अरावली श्रृंखला का ही हिस्सा मानेंगे। समझना बात को, अगर 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, ठीक है, अगर 500 मीटर से कम का गैप है तो हम उसको अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानेंगे। बट अगर वो 500 मीटर अर्थात आधे किलोमीटर से ज्यादा का गैप है, देन उसको हम लोग अरावली श्रृंखला के हिस्से के रूप में काउंट नहीं करेंगे। ये 2 मुद्दे थे। अब देखो ये 2 मुद्दे क्या है, ऐसा नहीं कि ये, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक सहमति जता दी। अब सहमति जताते ही क्या है, जो दिक्कतें हैं सामने वो सामने आ गई। आप बोलोगे सर कि ऐसे तो फिर डेवलपमेंट का कभी वर्क होगा नहीं पाएगा, क्योंकि समझो पर्वत नहीं काउंट होंगे का सिंपल सा मतलब है इन फ्यूचर वहां पे माइनिंग्स हो सकती हैं, अगर परमिशन मिल जाए तो माइनिंग गतिविधियां भी हो सकती हैं। और हमारे यहाँ पता है कि भाई बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि माइनिंग होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली डिसाइड होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यानी इन फ्यूचर ठीक है, अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, इन फ्यूचर चांसेस है कि इन एरियाज में, चांसेस क्या है मतलब वो हो ही जाएगा। ठीक है, वहां पे माइनिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाए, और माइनिंग एक्टिविटी का आपको पता है क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब देखो, तो जितने भी पर्यावरण एक्टिविस्ट हम लोग कह सकते थे, या फिर जिनको पर्यावरण से लेना देना था, उन्होंने
पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया। ठीक है, और हमारा चूंकि पर्यावरण टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस में, तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, तो आप समझ गए पहले दो इश्यूज क्या है, उन दोनों इश्यूज को समझ गए। अब हम लोग अरावली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है, कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। ध्यान रखना, भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है, अरावली। तो अरावली क्या है, भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अब सिंपल सी बात है भाई, जब ये ओल्डेस्ट है तो किस पीरियड में बन के आया था, तो यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन दिया है। ध्यान रखना, प्री कैम्ब्रियन इरा में इसका उद्भव हुआ था। ठीक है, लगभग 600 टू 517 मिलियन ईयर पहले, अगर हम लोग सालों में इसको तब्दील करें, तो प्री कैम्ब्रियन इरा में बेसिकली इसका उद्भव हुआ था। तो ये हमारे लिए पीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट। इस यहां से क्वेश्चन आपकी यूपीएससी ने भी बना के दिया है, स्टेट पीएससी ने भी, और डिफरेंट आयोग ने भी। तो अरावली क्या हो गया, अरावली भारत का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हो गया। एक चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। दूसरी, किस ड्यूरेशन में बना, ओल्डेस्ट हो, प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका जन्म होता है। अब हमारे लिए अगली बात क्या है कि अरावली की लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, तो अरावली की जो लंबाई है मेरे भाई जान रहा, वो 800 किलोमीटर, अरावली 800 किलोमीटर लंबी है। भारत के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों से इसका संबंध है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। मेजरली ये राजस्थान के हिस्से में बढ़ती है, मेजरली राजस्थान के हिस्से में। तो 800 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, और इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारे लिए एक ये फैक्ट हो गया। इसके बाद एक जो पेपर में क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, इसको हम लोग हिंदी में अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का भारत में एग्जाम्पल देखें तो आपका विंध्याचल भी है। ठीक है, विंध्या भी है, अरावली के बगल में विंध्या रेंज भी है। ठीक है, और अरावली आपका हो गया, और सतपुड़ा। ठीक है, विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा, ये भारत की जो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है उनका नाम है। अब मैंने बोला कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, तो देखो बेसिकली क्या है, मैंने बोला कि भाई कि यहां पे देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भाई कि प्री कैम्ब्रियन एरा में इसका जन्म होता है, किसका, अरावली का। तो काफी ओल्डेस्ट है। तो जब चीजें बहुत, जैसे भाई तो अब इंसान बूढ़ा हो जाए तो इंसान की क्या होता है, इंसान का चमड़ा झड़ने लगता है। ठीक है, इंसान की ऊंचाई कम हो जाती है भाई, झुक जाता है इंसान। ठीक है, तो बेसिकली भाई अब ये निर्जीव है। ठीक है, पर्वत क्या है, हम लोग कैसे कहते हैं, निर्जीव है। ठीक है, समझने के लिए बस। तो समय के साथ क्या हुआ, अपक्षय एवं अपरदन का शिकार बहुत ज्यादा क्या हुआ, आपका ये पर्वतें हो गई हैं, जो ओल्डेस्ट पर्वतें होती हैं। जैसे भाई अभी हिमालय क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो उतना वो अपक्षय, अभी उसमें क्या उत्थान ही लगातार हो रहा है। लेकिन हम अगर बात करें अवशिष्ट पर्वतों की, तो अवशिष्ट पर्वत में ठीक है, अपक्षय और अपरदन की घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई होती है। अपक्षय और अपरदन का परिणाम क्या होगा भाई, जब किसी से कोई घर टूट के कोई हिस्सा अलग होगा, ठीक है, घर्षण होके चीजें अलग होंगी कुछ हिस्सा, तो समय के साथ उसकी हाइट क्या होगी, समय के साथ उसकी हाइट कम होगी। तो सिंपल सी बात क्या है, अपक्षय और अपरदन की परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो गई। अवशिष्ट पर्वत की एक विशेषता क्या होती है कि उनकी ऊंचाइयां क्या होती हैं, समय के साथ कम होती जाती है। ठीक है, तो एक परिणाम क्या देखा गया, जब हम लोग पॉइंट नंबर 1 डाउट जाते हैं, ये डाउट जाते हैं, तो देखा क्या कि अगर हम लोग अरावली की बात करें तो छोटी बड़ी अरावली के पास लगभग 12,000 श्रृंखलाएं, कितना, 12,000, 12,000 के करीब में 12,000 से अधिक श्रृंखलाएं आपकी अरावली की है, मतलब छोटी बड़ी। अब इनमें से 1048, कुछ डाटा ऐसा मिलता है कि 1048 इतनी ही श्रृंखलाएं हैं जो कि कितनी है, 100 मीटर से ज्यादा है, ग्रेटर देन है 100 मीटर, 100 मीटर से ज्यादा है। तो लोग मान क्या रहे हैं, मतलब एक हम लोग राउंड फिगर निकालें तो लगभग 91% हम लोग कह सकते हैं कि जो अरावली की चोटियां हैं वो क्या है, लेस देन है 100 मीटर। तो यानी क्या है, वो तो इस डेफिनेशन में 91% जो अरावली रेंज है उस पर संकट आ जाएगा। ये क्या है, ये मानना है जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है या ठीक है बाकी लोग हैं जो विरोध करने वाला पक्ष है, हम इस तरीके से समझ लें। तो आप यहां पे लॉजिक समझ गए, लॉजिक क्या है, हमने यहाँ पे प्रीलिम्स को रिलेटेड कुछ फैक्ट था वो देख लिया। तो सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात समझो, यहां तक हमने क्या हुआ कि भाई अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला तक समझ लिया। ये विश्व की कुछ और भी पर्वत श्रृंखला है जो अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का एग्जाम्पल है, जिसमें हमको आपका अपलेशियन भी एग्जाम्पल इसी का आता है, यूराल भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, यूराल भी क्या है, यूराल भी इसी का एग्जाम्पल है, पेनाइन भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, बेसिकली यूके में पड़ता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अदर एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड में ये अदर एग्जाम्पल्स है, हम लोग कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के।
अरावली के बगल में एक रिवर रहती है, इसके बेसिकली साउथ वेस्ट अरावली रेंज से एक रिवर निकलती है। तो शुरुआत में तो ये मीठी पानी की होती है, मतलब शुरुआत में इसका क्वालिटी कहता है कि पानी का सोर्स उसके मीठे होता है, बट जैसे ये थार के एरिया में प्रवेश करती है तो इसका नेचर साल्टी हो जाता है, यानी नमकीन हो जाता है। और ये जब कच्छ के रन की तरफ पहुंचती है तो वहां पे ये गायब भी हो जाती है, विदाउट अरब सागर में मिले ये गायब हो जाती है। तो इसको लुप्त नदी भी कहते हैं। इसको हम लोग रेत की गंगा या राजस्थान की गंगा के नाम से भी हम लोग लूनी रिवर को जानते हैं। यूपी पीसीएस ने लूनी रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गायब हो जाती है, मतलब कच्छ के रन में गायब हो जाती है, तो वो है लूनी रिवर, वो लूनी रिवर है। 2019 में आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो क्वेश्चन आया, उसके बाद भी इस पे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हमने यहीं से लूनी रिवर का एक हम लोग कह सकते हैं कि हमने आइडिया ले लिया कि भाई यहां से लूनी रिवर का जन्म होता है। यूपी पीसीएस में अब तक इतने ही क्वेश्चंस अरावली से बन के आए, लगभग 7-8 क्वेश्चंस अरावली से बन के आए हैं प्रीलिम्स के लेवल पे। अब यहां से मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस चीज को बहुत ध्यान से देखना भाई। देखो यहां तक हमने प्रीलिम्स का लिया, अभी शुरू समझते हैं। देखो भाई, एक सिंपल सी बात क्या है, मान लो भाई कल को अरावली ना आ रहे, एक मान लेते हैं हम लोग जैसा लोग कह रहे हैं, अगर पर्यावरण जो नैतिकता लोग वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, हम जैसे लोग हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, मतलब इन्वायरमेंट की सबको जरूरत है भाई। अभी दिल्ली में जब AQI बढ़ा, ठीक है, PM 2.5 और PM 10 का सांद्रण बढ़ा, तो समझ में आ गया है भाई कि हाल की वास्तव में हमको क्यों चीजों को कंट्रोल करना है। ठीक है, हम बात क्या करते हैं, हम SDG की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात करते हैं, ताकि भैया हम तो ग्रोथ पा ही जाए, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी उस ग्रोथ का भागीदार बन सके, उनको भी मनोरंजन के साथ उस ग्रोथ का, मतलब खुशहाली पूर्वक उस ग्रोथ का एंजॉय कर सके। ठीक है, अब देखो, अब मान लो भैया हम मेंस में क्या कहते हैं, मेंस में एक क्वेश्चन ही आता है कि ठीक है, जो बेसिकली डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, तो डिजर्टिफिकेशन या भूचरण भी हम लोग मतलब डिजर्टिफिकेशन को रोकने के तरीके के ऊपर ये क्वेश्चन मेंस का बन जाता है। तो हम लोग डिजर्टिफिकेशन को रोकने का तरीका बताते हैं कि भाई हम लोग एक ट्रीज का एक क्या कर सकते हैं, ट्रीज का एक हम लोग वॉल बना सकते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, डिजर्टिफिकेशन ना बढ़े, और ट्रीज का वॉल बढ़ गया तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, ये डंठल मतलब समझ रहा, ट्रीज है, ट्रीज का वॉल बन जाएगा, तो भाई यहां से जो धूल उड़ के आएंगे, पौधे क्या करेंगे, पौधे इनको रोक लेंगे और इनका विस्तार, रेत का विस्तार इधर नहीं आ पाएगा। तो जो डिजर्टिफिकेशन है, जिसको हम मरुस्थलीकरण कहते हैं, मरुस्थलीकरण का विस्तार नहीं हो पाएगा। तो एक वॉल के तौर पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक वॉल के तौर पे हम लोग ट्रीज लगाते हैं। ठीक है, अब वॉल ट्री लगाते हैं हम। अब समझो, अभी जो आपका अरावली है, अरावली एक तो नेचुरल बैरियर तैयार ही करता है भाई, एक समझो एक लंबी बाउंड्री है, और अरावली ऐसी कोई सूखी बाउंड्री नहीं है। अरावली में अगर हम फॉरेस्टेड एरिया देखें तो ट्री कवर भी बहुत भयानक है, बहुत अच्छा खासा ट्री कवर है। और इस ट्री कवर का 2 फायदा है, एक तो ISFR रिपोर्ट में भारत की स्थिति अच्छी करने में, और दूसरा भाई ट्री कवर का फायदा क्या है, दूसरा भूजल जो क्षमता है, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, रिचार्ज, उसको बढ़ाने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। तो हम पहली बात जो कंक्लूजन समझे कि भाई एक तो क्लियर सी बात है कि थार का मरुस्थल का विकास, इधर मान लो फॉर एग्जांपल थार का मरुस्थल है, ये मान लो फॉर एग्जांपल थार का मरुस्थल है, तो थार का मरुस्थल इधर ना बढ़ पाए, थार का मरुस्थल भाई इधर ना बढ़ पाए, इसका एक तरीका क्या है, इसका एक तरीका है कि हमको अरावली सेव, यहां तक हमारी बात क्लियर होगी। हम लोग क्योंकि समझो, अगर नहीं सेव कर पाए तो परिणाम क्या होगा भाई, ये अरावली हो गया, ये आपका यहां से मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका निकल रही गंगा और यमुना, तो ये जो आपका बेल्ट होता है बेसिकली, ये हम लोग गोल्ड बेल्ट बोल रहे हैं, ये आपका फर्टाइल बेल्ट है, जिसको हम लोग गंगा यमुना प्लेन्स का मैदान कहते हैं, जिसको मैंने कलर किया है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आप भाई नहीं रोकेंगे, नहीं ध्यान देंगे, तो गंगा यमुना प्लेन में ये मध्य, यहां से इधर फिर ये आपकी मध्य उच्च भूमि होगी, ठीक है, फिर नीचे डगन ट्रैप हो गया, फिर तटीय मैदान हो गया, हम लोग इसे बात तो लेते ही हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है कि गंगा यमुना प्लेन्स में, जिसको हम लोग प्लेन एरिया कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन का क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन का विस्तार, जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है, वो इस एरिया में हो जाएगा, इस एरिया में हो जाएगा। ठीक है, अब डिजर्टिफिकेशन का विस्तार होना ही अपने आप में चुनौती है, क्योंकि डिजर्टिफिकेशन अगर बनेगा, अगर मरुस्थलीकरण बन गया, तो होगा क्या भाई, सबसे पहला दिक्कत क्या होगी कि लैंड फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी का लफड़ा हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा का दिक्कत सामने आ जाएगा। क्लियर से बात समझना, एक एक चीज समझना, आपको समझ में आएगा। और फूड सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि भाई जब हमारा एक लंबा चौड़ा जब लैंड हमारा भाई मतलब डिजर्टिफिकेशन का शिकार बन जाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन,
फिर हम भाई अभी जो पीडीएस के थ्रू हम सस्ते दामों में गरीब कल्याण योजना वगैरह वगैरह चला लेते हैं, हमारे पास जब होगा ही नहीं तो हम चलाएंगे क्या? फिर उसका एक अलग निगेटिव इंपैक्ट है, फिर SDG 1-2 सब बेकार हो जाएगा, ठीक है, गुड हेल्थ भी गया, तो पता चला कि हमारा SDG 2030 तक कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण का बढ़ना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, ठीक है, एक बड़ी चुनौती है, ये चीज समझना। अच्छा अगला क्या है भाई, अगर मान लो कि अरौली को में माइनिंग स्टार्ट हो गई, अरौली को नष्ट किया गया, तो पेड़ भी नष्ट होंगे, पेड़ भी नष्ट होंगे तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की दिक्कत आ जाएगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की दिक्कत आएगी, यानी भूजल दोहन नहीं हो पाएगा, रहेगा ही नहीं तो दोहन क्या होगा। अब देखो डिजर्टिफिकेशन पे एक रिपोर्ट आती है, इजरो डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूक्षरण। इसमें एक्चुअली लैंड डिग्रेडेशन कितना तेज हो रहा है और भारत में कितने एरिया पे डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन का शिकार है, उसका एक डाटा है। मैं तो कहूंगा ना ये डाटा आप लोग पढ़ना, क्योंकि ये मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है। तो जिनका यूपी पीसीएस मेंस है ना, एक बार भाई ये डाटा जरूर देखें, ठीक है। मेरे पास टाइम कम था तो मैंने अभी डाटा सर्च करके नहीं निकाला, बट मुझे जितनी चीजें पता थी मैंने उन चीजों को सोर्स के तहत लेते हैं। आगे देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करें तो नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी रिसेंट में, वो रिपोर्ट बेसिकली कहती क्या है, कंपोजिट लैंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स था, वो कंपोजिट लैंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स था। वो बेसिकली ये रिपोर्ट देती है कि भारत का वो कौन सा, ये भी एक एटलस देती है कि भारत का कौन सा एरिया में मतलब ग्राउंड वाटर से जूझ रहा है, ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और इसने 21 सिटीज की ऐसी रिपोर्ट निकाली और कहा कि भारत के 21 ऐसे शहर हैं जो 2030 तक क्या होगा, ग्राउंड वाटर से, ठीक है, समाप्त हो जाएगी, मतलब वहां पे ग्राउंड वाटर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल है क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। अब भाई इधर समाप्त कर रहा, कुछ एरिया बचा है, पता चले वो भी समाप्त हो गया, तो भारत का क्या होगा, आने वाले ड्यूरेशन में जो नीति आयोग की रिपोर्ट होगी, क्योंकि बहुत भयावह स्थिति तैयार हो जाएगा। चलिए भैया आगे क्या है, हम लोग प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान किससे है, तो हम लोग आंसर करते हैं हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस। अब भैया आप अगर मान लो माइनिंग स्टार्ट हुआ, चीजों को खनाई स्टार्ट हुई, तो पर्वत तो जाएगा, ट्रीज भी जाएंगे, और उन पर्वतों और ट्रीज में नेचुरल हैबिटेट है बहुत सारे पशु पक्षियों वगैरह वगैरह की, तो उनका घर द्वार भी नुकसान हुआ। तो जो घर द्वार नुकसान होगा तो इसकी दो दिक्कतें आएंगी। पहली बात तो क्या, बायोडाइवर्सिटी को खतरा आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी समाप्त, लॉस। हम एक दिक्कत को झेलेंगे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ये दो आंसर को कमेंट करो। तो भैया बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, अब जब इनका घर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये मूव करेंगे कहां पे, सिटीज की तरफ। भाई घर खोजते खोजते कहां निकल जाएंगे, अपने शहरों में निकलेंगे। तो शहरों में जैसे ही जानवर निकलेंगे फिर एक नई दिक्कत क्या आ जाएगी, मानव पशु संघर्ष देखने को मिल जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं बेसिकली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। आप देखते हो ना, आपको सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है कि लोग सो रहे हैं और शेर आ गया, ठीक है। तो ये ऐसा जो ह्यूमन एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट हम लोग कह सकते हैं वो देखने को बढ़ जाएगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात ले लो, ठीक है। एक बार वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो लगी कैसे, चीजें आपको लगा मैं प्री और मेंस के अकॉर्डिंग है, ऐसा तो नहीं पॉलिटिकली है, मैं पॉलिटिकली एकदम नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, छूंगा ही नहीं। वेदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में हमको बताया कि अभी भारत की रैंकिंग आई थिंक 13 या 16 है, अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट किसमें आपको देखने को मिलेगा, एक डिजास्टर मतलब क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आता है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में मैं भूल रहा हूं, बट मुझे लग रहा है 13 या 16 रैंक भारत की है, ठीक है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो अभी रिसेंट में जारी की गई है, COP30 के समय जो जारी की गई है, उसमें भारत की रैंकिंग इतनी है, ठीक है। अब सोचो भाई, लेकिन फिर होगा क्या, पता क्या चलेगा, भारत का रैंक आ गया दूसरा तीसरा, क्यों, क्योंकि जैसे ही अरावली गई फिर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उनका चलन बदल जाएगा, उनका चलन बदलेगा तो परिणाम बदलेगा। जहां आज बारिश नहीं हो रहा है वहां जम के बारिश होगा, ठीक है। अचानक सडन फ्लड्स की घटनाएं देखने को मिलेंगी, अर्बन फ्लड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का जब दिशा बदल जाएगा तो चांसेस है कि कुछ एरिया और भी सूखे के क्षेत्र में आ जाए।
तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भारत को झेलनी पड़ सकती है जो अनप्रेडिक्टिव होगी, मतलब उसका हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसिकली अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है, अनुमान नहीं लगा पाएंगे, फिर समझो क्या होगा। और इन चीजों का, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का अपने आप में फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिकली, सोशली बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट है। ठीक है भाई, हम पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे काट देंगे, समय के साथ वहां भी क्या हो जाएगा, बस्ती बस जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इसकी दो चीजें हैं, एक तो क्या है भाई, पेड़ पौधे हैं, अगर माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स पे पेड़ पौधे हैं, नेचुरल पेड़ पौधे, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सिंक करते हैं, कार्बन सिंक करेंगे, तो भी कार्बन सिंक क्षमता क्या उनकी बहुत ज्यादा है, खत्म होगी तो कार्बन सिंक की क्षमता खत्म। अब हीट वेव और वायु प्रदूषण, ये दोनों की दिक्कतें किसको देखनी पड़ेगी, हम जैसे लोगों को। क्यों? क्योंकि सीपीसीबी और आईआईटी दिल्ली ने, सॉरी, सीपीसीबी और आईआईटी दिल्ली ने बहुत पहले, अभी कुछ ही दिन पहले, बहुत पहले मतलब 1 साल पहले लगभग, अरावली के ऊपर स्टडी किया था। और उस स्टडी के बाद जो रिपोर्ट दिया था, वो रिपोर्ट था कि अरावली एक ग्रीन बैरियर के रूप में, एक हरे अवरोधक के रूप में काम करती है वायु प्रदूषण को बचाने में, हीट वेव्स वगैरह से। ग्रीन बैरियर सीपीसीबी और आईआईटी दिल्ली कहती है, ये ज्वाइंट स्टडी थी इनकी, ठीक है। इस चीज को भी हम लोग कोट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान भी है, जो एक तो राज्य को कहते हैं भैया आपका कर्तव्य है कि लोगों को अच्छा पर्यावरण दो, एक हमारा ड्यूटी है कि हम कहते हैं अच्छा पर्यावरण दो। हमारा यहाँ देखो भाई क्या होता है, हमारे यहाँ एक जंगल है, ठीक है, हजारों साल पुराना जंगल है, उसकी मतलब 2-3-4 पीढ़ियां, मतलब जितनी थी, जितना मेरे याद की है, उनको पता भी नहीं कि जंगल कितना पुराना है। अब क्या कि वो जंगल भी काट के वहां से चुटपुट पर्सनल इंटरेस्ट की एक्टिविटीज चल रही है, तो भैया हम और गांव वालों ने क्या किया, उसका विरोध किया। अब एक चीज समझो, यहां पे अगर आर्टिकल 48 का यूज करके लोग अरावली नहीं बचा पाएंगे, अरावली अगर बच गई, चीजें बेहतर हो गई, अभी तो बेहतर है, अभी तो बेहतर है, चीजें वो रुक गई हैं, ठीक है ना। और हमारा कंडीशन काम भी था कि हमको पर्यावरण मतलब पॉलिटिकली वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या उसका फायदा हमको मिलने वाला है, और इसका एक एग्जाम्पल सेट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे पेड़ बचाओ आंदोलन वगैरह हुआ, तो कई जगहों पे ये मूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण राज्य का कर्तव्य आर्टिकल 48A में मेंशन है। आर्टिकल 51AG क्या कहती है भाई, नागरिक आपको पर्यावरण संरक्षण करना है। एक बहुत अच्छा, ये एमसी मेहतावाद काफी लंबा चलने वाला वाद है, कई सारे डिसीजंस हैं। शॉर्ट टाइम में एमसी मेहतावाद का आपको कंक्लूजन बताऊंगा भाई। वो कंक्लूजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहती है, ये 100 मीटर वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले भी आया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ही इस अरावली को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। एमसी मेहता केस में ये बोला गया था, ये दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। और अभी जो कल गवर्नमेंट की तरफ से जो पीडीएफ आया, इस पे मतलब फाइनली अरावली के ऊपर एक अपना हम लोग कह सकते कि, ठीक है, पीडीएफ आया, उसमें जो चीजें लिखी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो क्या लिखी गई थी। 100 मीटर वाली परिभाषा, एक तो सबसे बड़ी हमने क्या बोला कि भाई 100 मीटर से बड़ी या बराबर जो होंगी वही माउंटेन, वही पर्वत की श्रृंखला में क्या होंगी, शामिल होंगी, वही माउंटेन की श्रृंखला में शामिल होंगी। तो भैया 100 मीटर वाला ही क्या है, यही तो विवाद है। तो इस 100 मीटर का कोई दिक्कत का सोल्यूशन है क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ये 100 मीटर वाली जो परिभाषा है, जो लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा, तो 100 मीटर से छोटी क्या है दिक्कत कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ी वो काट दी जाएगी, लोग ये ना कह रहे हैं। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने इसका तर्क क्या दिया, मतलब इसमें तर्क क्या दिया गया कि कोई भी पहाड़ी अगर स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है तो वो अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। लेकिन केवल चोटी ही नहीं, मान लो ये पहाड़ी है, ये समझे, ऐसे मान लो पहाड़ी है, मान लो भाई ये 100 मीटर क्या हो गई, ये 100 मीटर प्लस हो गई, 100 मीटर मान लो फॉर एग्जांपल ये प्लस हो गई। तो ये जो स्लोप है, इन कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने कहा भाई ये जो स्लोप है इसको भी हम उसमें काउंट करेंगे। ये जो नीचे इसे वैलीज बन रही है, ये जो वैलीज बन रही है, हम इस वैलीज को भी उसमें क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ढलान, तलहटी, जो खाइयां हैं, ठीक है, छोटी छोटी खाइयां हैं, और इनसे जुटे ये जो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं, ये ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये जो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको भी हम माउंटेन के ही, अरावली माउंटेन के ही रूप में काउंट करेंगे। आगे बात समझे।
गवर्नमेंट कहने कि ऐसा नहीं कि भाई अब ये 100 मीटर से ये 96 मीटर आ गया तो इसको तोड़ देंगे, या ये 50 मीटर है तो इसको तोड़ देंगे, ज्वाइंट तो नहीं तोड़ेंगे इसको, मतलब इसमें कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर बात। तो कह रहा है कि जो ये 90% अरावली काट दी जगह का तर्क है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि ये लॉजिकल नहीं है। ठीक है, कह रही है कि पूरी पहाड़ी संरचना सुरक्षित है, हिल्स, उसके स्लोप, उसके बेस, ठीक है ना। छोटी पहाड़ियां भी सुरक्षित है अगर क्या है, बड़े लोगों से दोस्ती की है, मतलब बड़ी पहाड़ियों से कनेक्ट है। तो मुद्दा बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एक काम करो, कोई भी माइनिंग एक्टिविटी अभी तत्काल प्रभाव से यहां पे रोक दी जाए। ओके, आगे क्या हुआ, सस्टेनेबल माइनिंग जो प्लान है वो बनाया जाए, सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाया जाए। ठीक है, अगला डिसीजन दिया सस्टेनेबल माइनिंग प्लान। अब माइनिंग सस्टेनेबल थोड़ा सा अगर बैलेंस सोचना पड़ेगा, देखते क्या प्लान बनता है। ठीक है, कोई नई खनन एक्टिविटी नहीं की जाएगी। कोर एरिया जो अरावली के में इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल फॉरेस्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स या इको सेंसिटिव जोन्स, ठीक है, कई सारी यहाँ पे क्या है ऐसे आपको लेक्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उनको टच नहीं किया जाएगा, उनकी यथास्थिति बरकरार रहे, नो टच। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से खनन बंद रहेगा। तो ये बेसिकली सरकार का पक्ष था। अब समझो बात, अब आपको क्या दिमाग रखना है, हमने प्रीलिम्स को समझ लिया, बोलो हाँ या ना, यस। हमने मेंस इश्यूज समझ लिया, भाई बोलो हाँ या ना, यस। हमने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने वर्डिक्ट्स देख लिया, बोले या ना, यस। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का लॉजिक सुन लिया, बोलो हाँ या ना, यस। तो हमने प्री और मेंस को लेके अरावली जो भी हो, जैसे भी हो, समझ लिया। अब रही बात अंतिम हमारे वर्डिक्ट की, मतलब भाई हम भारत के लोग, तो भैया अरावली से ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब ओनली अरावली। ठीक है, इसको बचाते हुए जो कर किया जा सके करे, इसको दिक्कत हो जिन जिन चीजों से वो ना करे, इस बात में पूरी समर्थन सबका है पूरे देश का। तो मैं कौन होता हूं जो ना बोलूं। जय हिंद।